बहुत भूख लगी है, खाना बन गया हो तो दे दो। उसके बाद मुझे कुछ काम से जाना है। अपने बेटे मोहित के ऑफिस जाने के बाद मोहन बाबू अपने कमरे से बाहर निकलते हुए बोले और जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठने लगे तभी उनकी बहू प्रिया तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई और बोली, पिताजी अभी मेरे पास समय नहीं है, मुझे अपनी सहेली के साथ शॉपिंग पर जाना है। लेकिन बहू मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाना खाने के बाद मुझे दवाई भी लेनी होती है, मोहन बाबू ने कहा। तभी प्रिया गुस्से भरी रोबदार आवाज में बोली, एक बार सुनाई नहीं देता क्या आपको? 2 घंटे तक मैं वापस आ जाऊंगी, अभी आप अपने लिए चाय बनाकर पी लीजिए। इससे पहले मोहन बाबू कुछ और कहते उनकी बहू प्रिया बाहर निकलकर अपना स्कूटर स्टार्ट करके सर से निकल गई। मोहन बाबू हैरानी से उसे देखते ही रह गए। कोई और विकल्प नहीं था, इसीलिए रसोई घर में जाकर मोहन बाबू ने 1 कप चाय बनाई और उसके साथ एक बिस्कुट खाकर काम चला लिया। लेकिन काफी देर बीत गई थी। अब भूख के कारण मोहन बाबू का बुरा हाल था। अपने कमरे में बैठे बैठे अपनी पत्नी की तस्वीर को निहारने लगे। बैठे बैठे अतीत के पन्ने पलटने लगे। जब तक उनकी पत्नी मनोरमा जी उनके साथ थी तब तक बेटा बहू दोनों उनकी खूब इज्जत करते थे। अपनी मनमर्जी करना तो दूर की बात थी, बहू तो कभी ऊंची आवाज में बात तक भी नहीं किया करती थी। बाहर के सभी काम मोहन बाबू संभाल लिया करते थे और मनोरमा जी ने पूरा घर संभाल रखा था। बहू भी अपनी सास को बहुत मान देती थी, क्योंकि सास के रहते घर का कोई काम करने की उसे जरूरत ही महसूस नहीं होती थी। मुफ्त की नौकरानी जो मिली हुई थी उसे। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे मनोरमा जी की तबीयत बिगड़ने लगी। जांच करवाई तो पता चला कि उन्हें कैंसर है। मोहन बाबू अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहते थे। इलाज महंगा था, लेकिन मोहन जी ने खर्चे की परवाह न करते हुए उनका इलाज शुरू करवाया। अब तो बहू बेटे ने भी अपने माँ पिताजी के साथ सीधे मुंह बात करना छोड़ दिया था। लेकिन मोहन जी और मनोरमा जी को बेटे बहू के इस बदले व्यवहार का कारण समझ नहीं आया। एक दिन मोहन जी का बेटा उनके पास आया और बोला, पिताजी आप जानते हैं कि माँ की बीमारी आखिरी स्टेज पर है और जब माँ को बचाया ही नहीं जा सकता तो इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? इस तरह तो आप हमें कंगाल ही कर देंगे। कम से कम मेरे बीवी और बच्चों का तो सोचिए। इतनी बात सुनते ही मोहन बाबू का कलेजा छलनी हो गया। वे बोले, बेटा मैं अपनी कमाई में से की गई बचत को मैं तेरी माँ के इलाज में लगा रहा हूँ, तो तुम्हें इस बात से क्या परेशानी है? जिसके बारे में तू ऐसी बात कर रहा है वही तुझे इस दुनिया में लेकर आई है। क्या क्या नहीं किया तेरी माँ ने तेरे लिए? तभी मोहित बोला, हाँ हाँ, कोई ऐसा नहीं कर दिया, सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। बेटे की इतनी बात सुनकर मोहन बाबू को एहसास हो गया कि आज माँ की ममता पैसे के सामने छोटी पड़ चुकी थी। लेकिन फिर भी मोहन बाबू ने हार नहीं मानी। पत्नी की अंतिम सांस तक उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। लगभग 6 महीने के इलाज के बाद मनोरमा जी इस दुनिया को अलविदा कह चली गई। पत्नी के जाते ही जैसे मोहन बाबू की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। अक्सर बहू उनके साथ इसी तरह ऊंची आवाज में और बदतमीजी से बात करती और यदि वे बहू से कुछ कहते तो उन्हें अपने बेटे के गुस्से का शिकार होना पड़ता था। मोहन बाबू नितांत अकेले हो गए थे। हालांकि उनके 12 साल के पोते और उनके साथ बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मोहन बाबू को उसके साथ बैठने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता था। सुबह के समय वह स्कूल चला जाता था और शाम को ट्यूशन पढ़ने, और कभी थोड़ी देर के लिए अपने दादाजी के पास बैठता तो उसकी माँ कोई ना कोई काम बता देती और बहाने से उसे पास बुला लेती थी। एक रविवार जब मोहित घर पर था तो अपने माता पिता के पास आया और उनसे बोला, पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
तो मोहन बाबू बोले, हाँ बेटा कहो, क्या कहना है। पिताजी, मैं कहना चाहता था कि अब गांव में तो हम रहते नहीं हैं, इसीलिए गांव वाले मकान की देखभाल भी नहीं हो पाती। अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं सोच रहा था कि गांव वाले घर को बेच देते हैं। यह बात सुनते ही मोहन बाबू बोले, नहीं बेटा, मैं अपनी पुश्तैनी संपत्ति को बेचना नहीं चाहता। तभी प्रिया बोली, आप तो जानते ही है कि मोहित ने अभी अभी नया बिजनेस शुरू किया है, इसीलिए उन्हें पैसे की बहुत ज़रूरत है, और वैसे भी जमाना बहुत खराब है, और कहीं ऐसा ना हो कि किराएदार ही हमारे मकान पर कब्जा करके बैठ जाए। बेटे बहू की बात सुनकर अब उन्हें भी लगने लगा था कि वास्तव में जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए समय रहते सब काम निपट लिया जाए तो ही अच्छा है। आखिरकार उन्होंने गांव का मकान बेच दिया और मिले हुए पैसों का 1/4 हिस्सा अपने पास रखकर बाकी सारा पैसा अपने बेटे को दे दिया। अब प्रिया और मोहित बहुत खुश थे। कुछ दिनों तक तो प्रिया ने अपने ससुर को समय पर चाय नाश्ता दिया, लेकिन धीरे धीरे उसके तेवर बदलने लगे। जो बहू पहले अपने ससुर को पानी तक हाथ में दिया करती थी, अब वही बहू उन्हें खाने के लिए भी तरसाने लगी। अपने ससुर को बात बात पर टोकना और ऊंची आवाज में बात करना रोज का काम बन गया था। मोहन बाबू को तकलीफ होती, वह घुट घुट कर रह जाते, लेकिन किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाते थे। और आज तो हद ही हो गई थी। इंतजार करते करते दोपहर हो गई। दोपहर के 2 बजे प्रिया घर वापस लौटी। तब कहीं जाकर मोहन बाबू को खाना नसीब हुआ। खाना खाकर वे अपने काम से बाहर चले गए। शाम को घर लौटे तो बहुत परेशान थे। तब तक उनका बेटा मोहित घर पहुंच चुका था। आकर बोले, बेटा मोहित, मुझे अपनी दवाई खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए आज मैं बैंक गया था, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने अकाउंट चेक किया तो उसमें केवल 10,000 रुपये पड़े थे। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि कुछ समय पहले ही तो गांव का मकान बेचने के बाद मैंने अपने अकाउंट में 20 लाख रुपए जमा करवाए थे। फिर वे सारे पैसे कहाँ गायब हो गए, और हम दोनों के अलावा तो उस अकाउंट में से पैसे कोई निकाल ही नहीं सकता। तुम ही पता करो कि आखिर बात क्या है, क्योंकि मैं तो बार बार बैंक के चक्कर नहीं लगा सकता हूँ। तभी मोहित भड़कते हुए बोला, पिताजी, आप जानते हैं कि हमारा जॉइंट अकाउंट है और बिजनेस में मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है। अगर मैंने आपके पैसे निकाल लिए तो इतनी कौन सी बड़ी आफत आ गई, और वैसे भी आपको पैसों की ज़रूरत ही क्या है। बेटे की बातें सुनकर मोहन बाबू चौंक गए। मोहित अपनी बात कहकर अपने कमरे में जा चुका था, और मोहन बाबू विस्मय भरी नज़रों से देखते हुए ठगे से खड़े रह गए। अपनी बची हुई जिंदगी के लिए जो पैसे उन्होंने बचा कर रखे थे, अब वो पैसे भी उनके हाथ से जा चुके थे। कुछ दिन और बीते तो बहू ने मोहन बाबू से कहा, पिताजी, रसोई घर में जूठे बर्तन पड़े हैं, उन्हें जरा धो देना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा कहकर प्रिया अपने कमरे में सोने चली गई। बहू की मदद करने के इरादे से मोहन बाबू ने सारे बर्तन साफ कर दिए। बस फिर क्या था, उसे दिन के बाद से घर में रसोई में रोज सुबह के बर्तन साफ करने का जिम्मा मोहन बाबू को ही दे दिया गया। कभी कभी पोता आकाश अपनी माँ को दादाजी के साथ ऐसा व्यवहार करते देखता और इस बात का विरोध करता, तो प्रिया उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहती और डांट डपट कर उसके कमरे में भेज देती। उम्र होने के साथ साथ मोहन बाबू के कमरे में दर्द रहने लगा था, लेकिन फिर भी घर में शांति बनी रहे, इसलिए भी जैसे जैसे काम कर दिया करते थे। लेकिन प्रिया को इससे भी शांति नहीं मिली। धीरे धीरे उसने काम का बोझ बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन मोहन बाबू के कमर में इतना दर्द हुआ कि उठना भी उन्हें मुश्किल लग रहा था, इसीलिए उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। बस उस दिन के बाद से प्रिया की आंखों में अपने ससुर जी खटकने लगे।
बीमार ससुर को बिठाकर खिलाना उसे अपने सिर पर बहुत बड़ा बोझ लग रहा था। और एक दिन उसने मोहन बाबू को वृद्ध आश्रम भेजने की जिद ठान ली। लेकिन मोहन बाबू अपने घर को छोड़कर वृद्ध आश्रम जाना नहीं चाहते थे। उधर आकाश भी अपने दादाजी को खुद से दूर जाते देख रोने चिल्लाने लगा। लेकिन हुआ वही जो प्रिया चाहती थी। दादा पोता लाख गिड़गिड़ाई, लेकिन इस सब के बावजूद एक लाचार पिता को बोझ समझकर बेटा बहू ने उन्हें वृद्ध आश्रम पहुंचा दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। आज मोहन बाबू को वृद्ध आश्रम गए 13 साल बीत चुके थे और पूरे 13 वर्षों के बाद आकाश उसी वृद्ध आश्रम के सामने खड़ा था जहां उसके दादाजी को भेजा गया था। जैसे ही आकाश अंदर गया और अपने दादाजी के सम्मुख पहुंचा, लंबा चौड़ा शरीर और डील डोल देखकर मोहन बाबू उसे पहचान ही नहीं पाए। दादाजी कैसे हैं आप? आकाश ने कहा और उनके चरण स्पर्श किए। तभी मोहन बाबू के मुख से निकला, आकाश बेटा तू। और ऐसा कहते हुए उनकी आंखों से तो जैसे आंसुओं का झरना फूट पड़ा। अपने पोते को उन्होंने अपने गले से लगा लिया और थोड़ी देर अविरल अश्रुधारा दोनों ओर से बहती रही। फिर खुद को संभालते हुए आकाश बोला, दादाजी प्लीज मत रोइए, अब आपके रोने के दिन बीत चुके हैं। आज आप मेरे साथ अपने घर चलेंगे। तभी मोहन बाबू बोले, कैसा घर बेटा? उस घर से तो सालों पहले मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया गया था। अब तो यह वृद्ध आश्रम ही मेरा घर है और यहाँ रहने की मुझे आदत भी हो चुकी है। दिन रात मुझे देखने को दिल करता है था। अब तुझे भी मिल लिया। अब तो चाहे यमराज भी मुझे लेने आ जाए तो भी कोई गिला नहीं। इतने समय में अपने दादाजी की याद नहीं आई तुझे? ऐसा हो सकता है क्या दादाजी कि मैंने आपको याद ना किया हो जिस समय आपको यह भेजा गया था? उस समय मैं बहुत छोटा था, मैं बहुत रोआ था, लेकिन मम्मी पापा ने मेरी एक नहीं सुनी। उसके बाद 12वीं की पढ़ाई के बाद मम्मी पापा ने तो मुझे विदेश भेज दिया था और इसके बाद बीच बीच में कभी घर नहीं आया। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने वही नौकरी करनी शुरू कर दी और अब विदेश से अच्छा खासा धन कमा कर लौटा हूँ। आपका पोता। मम्मी पापा को मेरी बहुत याद आती थी, लेकिन मैं वह सब नहीं भुला पाया जो उन्होंने आपके साथ किया था। इसीलिए मैं भी उनसे मिलने नहीं आया। 10 दिन पहले ही भारत लौटा हूँ, लेकिन भारत पहुँचते ही तुरंत आपसे मिलने नहीं आ पाया। दरअसल बहुत से काम थे जिन्हें निपटाना था, बहुत सी तैयारी करनी थी, जिस कारण मुझे आपसे मिलने में देर हो गई। लेकिन दादाजी एक बात जरूर कहूँगा कि अब मैं आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। बात करते करते आकाश ने देखा कि उसके दादाजी लगातार भरी आंखों से उसे निहारते जा रहे थे। तभी आकाश ने पूछा, क्या हुआ दादाजी, कहाँ खो गए? फिर मोहन बाबू बोले, मैं तो यही सोच रहा था कि क्या मालूम तुझसे मिलने की मेरी आखिरी इच्छा कभी पूरी भी हो पाएगी या नहीं। कहीं तू भी मुझे भूल तो नहीं गया। लेकिन जब अपना बेटा ही अपना ना रहा तो किसी से क्या शिकायत करता। अरे दादाजी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, लेकिन जितना आपको अपना ब्याज प्यारा है उतना ही मुझे मूल से प्यार है। लेकिन मैं भी क्या करता, आपके पास आने से पहले आत्मनिर्भर होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फिर मोहन बाबू भरे गले से बोले, बेटा आज तक मैं अपनी किस्मत को दोष देता आया था कि शायद मेरी किस्मत ही फूटी है जो यह दिन मुझे देखने पड़े। लेकिन आज तुझसे मिलने के बाद मुझे अपनी किस्मत पर नाज हो रहा है कि भगवान ने मुझे तेरे जैसा होनहार पोता दिया। तभी आकाश उठ खड़ा हुआ और खुशी से बोला, तो फिर चलिए दादाजी, मैं आपका सामान पैक करता हूँ, आप तैयार हो जाइए। लेकिन बेटा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे बेटा बहू कैसे है। वह मुझे वापस उस घर में कतई नहीं आने देंगे और वैसे भी मैं यहाँ ठीक से रह रहा हूँ और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि
मेरी वजह से वापस उस घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। थोड़े समय बाद आकर मुझसे मिल जाया करना, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ। लेकिन अब मैं वापस उस घर में नहीं जा सकता। फिर आकाश बोला, अरे दादाजी, फिर तो आपकी पुत्रवधू आपका आशीर्वाद से वंचित ही रह जाएगी। इतनी बात सुनने की देर थी कि मोहन बाबू तो बच्चों की तरह चहक उठे। क्या मेरी पुत्रवधू? आकाश, क्या तुमने शादी कर ली? नहीं दादाजी, आपके बिना भला मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। अर्पिता शादी की सारी तैयारी हो चुकी है, और यदि अब आप मेरे साथ ना चले तो मैं शादी नहीं करूँगा। अरे बेटा, यह तो कैसे बात कर रहा है। मेरे प्यारे पोते की शादी हो और मैं ना आऊँ। लेकिन बेटा, ये तो बता कि लड़की है कौन और कहाँ से है? मोहन बाबू ने उत्सुकतावश पूछा तो आकाश बोला, दादाजी, अर्पिता दिल्ली शहर से है। वो भी मेरे साथ ही विदेश में नौकरी कर रही थी। वही मेरी उससे मुलाकात हुई और हम अच्छे दोस्त बन गए। विदेश में जब भी मुझे आपकी याद आती थी, मैं अक्सर वृद्ध आश्रम चला जाता था, तो अर्पिता ने भी मेरे साथ वहाँ जाना शुरू कर दिया। मैं उसके आचार व्यवहार से बहुत प्रभावित था, क्योंकि आज के ज़माने की होते हुए भी उसे बुजुर्गों के साथ बैठकर उनसे बातें करना, उनका सुख दुख बांटना बहुत अच्छा लगता था। और एक दिन ऐसा आया जब हम दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। मोहन बाबू अपने पोते आकाश के लिए बहुत खुश थे। तभी आकाश बोला, अब देर मत कीजिए दादाजी, लेकिन बेटा, आश्रम के संचालक से भी बात करनी पड़ेगी ना। अरे दादाजी, मेरी उन लोगों से बात हो चुकी है और सारी फॉर्मेलिटी मैं पहले ही पूरी कर चुका हूँ। आप बस चलने की तैयारी कीजिए। थोड़ी ही देर में आकाश अपने दादाजी को अपनी बड़ी सी कार में बैठाकर घर ले आया। उस घर को देखते ही मोहन बाबू की आंखें फिर से सजल हो उठी, क्योंकि यह घर उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से बनवाया था, जो कि उनके ही नाम पर था। लेकिन फिर भी इस घर से बेइज्जत करके उन्हें वृद्ध आश्रम भेज दिया गया था। बहुत गिड़गिड़ाए थे वो, इस घर में रहने की भीख मांग रहे थे, लेकिन बहू तो किसी भी हालत में मानने को तैयार ही नहीं थी। और फिर जब अपनी ही औलाद के उनके साथ धोखा किया तो और किससे उम्मीद कर सकता था वह बेचारा बूढ़ा पिता। थोड़ी देर घर के बाहर खड़े हुए घर को यूं ही निहारते जा रहे थे। तभी आकाश ने बेल बजाई तो उसकी माँ प्रिया ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही लाड़ करते हुए उससे बोली, लो अब आए हैं दूल्हे राजा। मुझसे कहकर गया था कि थोड़ी ही देर में आता हूँ। यहाँ शादी से पहले की रस्मों का मुहूर्त निकाला जा रहा है और इसका कुछ अता पता ही नहीं। तभी आकाश बोला, माँ, जरूरी काम ना होता तो मैं ना जाता, लेकिन वह काम करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। अच्छा, आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो बाकी के सारे काम छोड़कर चला गया? उसी समय आकाश सामने से हटा तो प्रिया ने देखा कि दरवाजे पर उसके ससुर मोहन बाबू खड़े थे। उन्हें देखते ही प्रिया के होश उड़ गए। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और बोली, पिताजी, आप यहाँ? उसी समय आकाश बोला, जी हाँ, मेरे दादाजी को मैं अपनी शादी के समारोह में शामिल करने के लिए लेकर आया हूँ और मेरी शादी तक यह इसी घर में हमारे साथ ही रहेंगे। आकाश की ये बात सुनते ही प्रिया दंग रह गई। प्रिया का एक दिल तो किया कि अपने बेटे को खींचकर एक तमाचा जड़ दे, लेकिन अब उसका बेटा जवान हो चुका था। ऐसा कोई कदम उठाकर वह अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए खुद को शांत रखना ही उसने उचित समझा। फिर सोचने लगी कि आकाश ने ही तो कहा है कि पिताजी यहाँ उसकी शादी तक रहेंगे और शादी तो कुछ ही दिनों में होने वाली है। इसका मतलब ज़्यादा दिनों तक मुझे उन्हें नहीं झेलना पड़ेगा। और एक तरह से अच्छा ही हुआ कि आकाश अपने दादाजी को यहाँ को ले आए, वरना रिश्तेदार और जात बिरादरी के लोग विवाह में इकट्ठे होते तो पिताजी के बारे में जरूर पूछते
मैंने तो सबको यही बताया था कि वह गांव में रहते हैं, और यह अब यदि पोते की शादी में ना आते तो हमारी कितनी किरकिरी हो जाती। फिर मेरी होने वाली बहू अर्पिता के मायके वाले भी जानते हैं कि आकाश के दादाजी भी हैं। वे लोग भी उनसे मिलने के लिए जरूर कहते। अब पिताजी के आने से सब लोगों की बोलती बंद हो जाएगी और मुझे भी ज्यादा दिन उनका बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। शादी के बाद वह अपनी जगह और हम अपने घर। यह सोचकर प्रिया के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान आ गई। अगले दिन आकाश अपने दादाजी को बाजार लेकर गया और उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर दिए। खरीदारी करने के बाद आकाश उन्हें एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर गया, जहां उन्हें उनकी पसंद का खाना खिलाया। आज पहली बार मोहन बाबू अपने पोते के साथ एक अच्छा समय बिता पाए। काफी देर बातचीत करते हुए उनसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अपने दोस्त के साथ बातें कर रहे हो। आखिर वह तारीख भी आ गई जिस दिन आकाश का विवाह होना था। विवाह के लिए एक बहुत बड़े होटल की बुकिंग की गई थी। आज प्रिया के कदम तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। बेटे की शादी को लेकर वह बहुत अधिक उत्साहित थी। सबसे ज्यादा उत्साह तो उसे इस बात का था कि शादी के बाद उसके बेटा बहू विदेश की नौकरी छोड़कर यहीं बसने वाले थे। मन ही मन प्रिया सपने सजो रही थी कि बेटा बहू साथ रहेंगे तो जीवन कितना खुशहाल हो जाएगा, और कल को पोता पोती भी होंगे तो पूरे घर में चहकते फिरेंगे। हमारा बुढ़ापा तो खूब मजे से कटेगा। लेकिन एक कहावत है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अपने भविष्य के सुनहरे सपने संजोते हुए वह शायद इस बात को भूल चुकी थी। थोड़ी देर में आकाश तैयार होकर आया तो माँ उसकी बलाई लेती जा रही थी, और उधर जैसे ही मोहन बाबू ने अपने पोते को दूल्हा बना देखा तो उनकी आंखें खुशी से आंसुओं से भर आई, क्योंकि इस दिन का इंतजार तो वे कब से कर रहे थे। धूमधाम से विवाह की सारी रस्में संपन्न हुई। दूल्हा बना आकाश अपने दोस्तों और अर्पिता के परिवार वालों से अपने दादाजी को मिलवा रहा था, और हर बात में अपने दादाजी को ही तवज्जो दे रहा था। और यह बात प्रिया को कतई पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन अपने बेटे की शादी के समय वह कोई तमाशा बनाना नहीं चाहते थे, इसीलिए वह चुप रही। परंतु मन ही मन उसने ठान लिया था कि शादी के बाद जैसे ही सभी रिश्तेदार चले जाएंगे तो वह अपने बेटे की एक भी नहीं चलने देगी, और अपने ससुर को वापस वृद्धाश्रम भेजकर ही रहेगी। जब विदाई का समय हुआ तो नवविवाहित जोड़े के लिए आई फूलों से सजी गाड़ी में आकाश ने सबसे पहले अपने दादाजी को बैठाया। उसके बाद आकाश और उसकी पत्नी अर्पिता गाड़ी में बैठे। जैसे ही आकाश के माता पिता गाड़ी में बैठने लगे तो आकाश बोला, माँ, इस कार में आप लोगों की जगह नहीं बन पाएगी, आप दूसरी गाड़ी में आ जाइए। इतनी बात सुनते ही प्रिया के कलेजे पर सांप लौटने लगे। चेहरे से ईर्ष्या साफ झलक रही थी, लेकिन फिर इधर उधर देखा तो सभी रिश्तेदार उसकी ओर ही देख रहे थे, इसीलिए फीकी सी हंसी के साथ अपने पति को लेकर दूसरी कार में जाकर बैठ गई। घर पहुंचकर दूल्हा दुल्हन के स्वागत की तैयारी करनी थी, इसीलिए प्रिया ने ड्राइवर को जल्दी से उन्हें घर पहुंचने को कहा। रास्ते पर मन ही मन यही सोचती आ रही थी कि आज आकाश और अर्पिता का तो घर में धूमधाम से स्वागत किया जाएगा, लेकिन आकाश के दादाजी को मैं अपने घर में बिल्कुल नहीं आने दूंगी और चौखट से ही वापस वृद्धाश्रम भेज दूंगी। थोड़ी सी देर में प्रिया अपने पति मोहित के साथ अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर देखा तो दूल्हा दुल्हन की गाड़ी अभी तक नहीं आई थी। यह देखकर प्रिया ने राहत की सांस ली कि चलो बच्चों के स्वागत की तैयारी के लिए थोड़ा समय मिल जाएगा। बड़े उत्साह के साथ दौड़ते दौड़ते उसने सारी तैयारी की। चावलों से भरा कलश द्वार पर रखकर तिलक और आरती के लिए थाल सजाकर ले आई और बच्चों की राह देखने लगी। 1 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया था।
लेकिन बेटा बहू का कुछ अता पता नहीं था। उनकी राह देखते देखते जब थक गई तो मोहित से बोली, देखिए तो आपका बेटा आखिर रह कहाँ गया, मैं फोन लगाकर पूछता हूँ। ऐसा कहते हुए मोहित ने आकाश को फोन लगाया, लेकिन आकाश ने फोन नहीं उठाया। अब तो बेटा बहू के इंतजार में माँ बाप की आंखें पथराने लगी थी, लेकिन कोई नहीं आया। प्रिया ने अपने बेटे को फिर से फोन लगाया तो आकाश ने फोन उठा लिया। आकाश की आवाज सुनते ही प्रिया बोली, हेलो बेटा, तुम लोग कहाँ रह गए हो? यहाँ मैं और तेरे पापा कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। तुम लोगों के स्वागत के लिए कब से दरवाजे पर खड़े हैं। माँ, वो दरअसल बात यह है कि हम लोग पहले वृद्ध आश्रम चले गए थे और वहीं काफी समय लग गया। बेटे की यह बात सुनते ही प्रिया का चेहरा खिल उठा और खुशी से बोली, है तो तूने बहुत अच्छा किया बेटा, जो दादाजी को पहले ही वृद्ध आश्रम छोड़ आया। नहीं माँ, आप गलत समझ रही है। वह दरअसल दादाजी का कुछ सामान वहां से उठाना था और दादाजी भी हमें अपने दोस्तों से मिलाना चाहते थे, इसीलिए हम पहले वृद्ध आश्रम गए थे और वहाँ काफी समय लग गया। अब हम दादाजी के घर पर जा रहे हैं। क्या? दादाजी के घर से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब ये माँ कि मैंने अपने दादाजी के नाम पर घर खरीदा है। अब हम लोग वहीं दादाजी के साथ ही रहेंगे। और जहाँ तक रही स्वागत की बात, तो उसके लिए आपको तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी तैयारियां मैंने पहले ही कर रखी थी। नई बहू का स्वागत तो अब दादाजी ही करेंगे उनके अपने घर में। यह बात सुनते ही प्रिया तो जैसे चक्कर खाकर बेहोश होने ही वाली थी। फोन स्पीकर पर था, इसलिए मोहित वहीं पास खड़ा सारी बात सुन रहा था। तभी मोहित ने रुआसी आवाज में कहा, यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? पापा, मैं आपको अपना एड्रेस भेज देता हूँ, आप लोगों जब भी मिलना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं। ऐसा कहकर आकाश ने फोन रख दिया और उन्हें व्हाट्सएप पर अपना एड्रेस भेज दिया। 10 मिनट के भीतर ही प्रिया और मोहित एक खूबसूरत से आलीशान घर के बाहर खड़े थे। घर के गेट पर बहुत सुंदर नेम प्लेट लगी हुई थी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था मोहन निवास। यह सब देखते ही प्रिया तो जैसे अंदर तक जल भुन गई थी। वहीं मोहित गुस्से से लाल हो रहा था। इस समय दूल्हा दुल्हन के फूलों से सजी गाड़ी वहां पहुंची और आकाश अपने दादाजी का हाथ पकड़कर उन्हें घर की ओर ले जाने लगा। तभी प्रिया ने गुस्से भरी आवाज में कहा, यह क्या बदतमीजी है आकाश, अपना घर छोड़कर तुम किस घर में जा रहे हो? माँ, शायद आपने ठीक से पढ़ा नहीं, यह मेरे दादाजी का आशियाना है। घर के बाहर उनका नाम भी लिखा है। फिर आप मुझे यह सब क्यों पूछ रही हैं? और हम लोग, तूने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा? जिन्होंने तुझे पैदा किया, पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया कि तू आज इस मुकाम पर पहुंचा है, तू इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है बेटा? पिता ने आकाश से पूछा तो आकाश बोला, क्यों पापा, दादाजी भी तो आपके जन्मदाता है, जिन्होंने आपकी इतनी मेहनत करके आपको पाल पोस कर बड़ा किया, आपको पढ़ाया लिखाया, समाज में खड़े रहने के काबिल बनाया। लेकिन आपने उनके साथ क्या किया? आपने तो उनके सिर से छत ही छीन ली। जो घर उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया था, खून पसीने की कमाई से बनाया था, उन्हें इतना बड़ा धोखा देने से पहले आपको इस बात का ख्याल क्यों नहीं आया? भगवान का शुक्र कीजिए कि मेरे दादाजी ने आपसे वह घर खाली नहीं करवाया। बहुत बड़ा दिल है उनका। आप दोनों के पास तो दादाजी का बनाया हुआ मकान है, आप वहाँ आराम से रहिए, लेकिन मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं अब आपके साथ रहूँगा। दादाजी हमारे स्वागत के लिए आरती की थाली लिए खड़े हैं। यदि आप आना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं। ऐसा कहकर आकाश अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर चौखट तक पहुंचा तो मोहन बाबू उन दोनों को तिलक लगाते हुए उनका स्वागत करने लगे। उनके दिल से अपने बच्चों के लिए अनगिनत दुआएं निकल रही थी।
आरती के बाद उन्होंने दोनों हाथ उठाकर उन्हें खूब आशीर्वाद दिए। बहू के सामने बेटे के मुंह से ये बातें सुनते हुए प्रिया और मोहित शर्म के मारे जमीन में गिरते जा रहे थे। उनके अपने कर्म ही उनके सामने आ खड़े थे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती जा रही थी और आज आकाश अपने दादाजी के आंसुओं की एक एक बूंद का हिसाब कर चुका था। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है। धन्यवाद आप सभी का।